स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप के स्टूडियो से लल्लन टॉप शो। सुबह से सोशल मीडिया पर एक पंक्ति को अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीबीआई की एंट्री हो गई। अखिलेश यादव के सीएम रहते लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ, जिसमें कथित अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ आज छापे मारे गए। आज दिन की बड़ी खबर में हम ये जानेंगे कि ये मामला आखिर है क्या और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सारी बातों का संबंध यूपी चुनाव से जोड़ना सही है। साथ ही जिक्र होगा सरसंघ चालक मोहन भागवत के उस बयान का जो लगातार दूसरे दिन भी चर्चा में बना हुआ है। इस बयान के मायने खोजेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या बदलने वाला है। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। ये 50 साल की आशा कार्यकर्ता वसंता कुमारी हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कोठागिरी का इलाका है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा है। यहाँ 30 किलोमीटर के इलाके में बसे 15 आदिवासी गांवों में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का सहारा है वसंता कुमारी। जब कोविड लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट पर लगाम लग गई थी, तब भी वसंता कुमारी पैदल पहाड़ों में बसे गाँव में जाती रही। जो लड़कियां नई नई माँ बनी थी, उनके बच्चे हाथ में लेकर बताती रहीं कैसे पकड़ना है, कैसे ध्यान रखना है। उनकी कहानी जानकर मीडिया वाले उनके पास पहुंचे। पता चला कि आदिवासी परिवारों से मिली मदद और प्यार के सहारे ही वसंता का काम चल रहा है। उन्होंने खुद कहा, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम आज भी 1500 रुपए कमाते हैं। इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारे दो मकसद थे। एक तो वसंता कुमारी और उनके जैसी देश की लाखों आशा कार्यकर्ताओं को हमारा प्रणाम भेजना और सरकारों से सवाल पूछना कि देश के स्वास्थ्य ढांचे की नींव जिन महिलाओं के कंधे पर है, क्या उनके काम की कीमत सिर्फ 1500 रुपये है? जिस ध्वनिमत से विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ते हैं, जिस बेशर्मी से बढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल 1500 रुपये और कुछ दुआओं से काम चलाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए कब होगा? ये दिन का वीडियो था। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में नए मामले आए 39,796, ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,352 और मौत का आंकड़ा 723। अगली सुर्खी, बेल का इंतजार करते करते आखिर फादर स्टैन स्वामी ने दम तोड़ दिया। वो 84 साल के थे और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाए गए थे। 4 जुलाई को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आज दोपहर उनके निधन की सूचना आई। स्टैन स्वामी ने आदिवासी अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनके आखिरी कुछ दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते हुए बीते। पार्किंसंस के मरीज स्वामी ने अपने लिए जेल में स्ट्रॉ और सिपर मांगा, तो उसके लिए भी उन्हें अदालत जाना पड़ा। 84 साल की उम्र में स्टैन स्वामी ने इलाज के लिए बेल मांगी, तो एनआईए ने यह कहकर विरोध किया कि उनकी बीमारी का कोई सबूत नहीं मिलता। बॉम्बे हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में स्टैन स्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है और बेल नहीं मिलती तो वो जल्द मर जाएंगे। जब स्टैन स्वामी ने एक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी, तो एनआईए ने कहा जे अस्पताल में इलाज करवाइए। तब स्वामी ने कहा वो जेल में मरना पसंद करेंगे। इसके बाद अदालत से मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में इलाज की अनुमति मिली। पिछले हफ्ते स्वामी ने फिर एक बार बेल के लिए याचिका लगाई और इसी की सुनवाई आज होनी थी। अब अदालत को बताया गया कि स्वामी नहीं रहे। उनके वकील ने सवाल किया कि जब एनआईए स्वामी से सवाल करना ही नहीं चाहती थी, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद एक दिन की भी कस्टडी नहीं मांगी गई। अपने आखिरी वक्त में सुनवाई के दौरान स्वामी ने रांची जाकर अपने दोस्तों और साथी धर्मगुरुओं के साथ वक्त बिताने की इच्छा जताई थी। तीसरी सुर्खी का संबंध भी महाराष्ट्र से है। यहाँ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन ही 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। आरोप है कि इन्होंने सदन स्थगित होने के बाद स्पीकर इन चेयर भास्कर जाधव के केबिन में जाकर उनसे बदतमीजी की। लेकिन बीजेपी का इन आरोपों पर कहना है कि ये बेबुनियाद हैं और भास्कर जाधव ने भाजपा विधायकों से बदतमीजी की। निलंबन के बाद भाजपा विधायक आशीष शेलार ने एक मजेदार बयान भी दिया। कहा कि आपने नो बॉल पर मेरा विकेट ले लिया। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। अब मैं सदन के बाहर दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा। ये सुर्खियां थी। अब दिन की बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। रिवर फ्रंट डिक्शनरी में खोजेंगे
तो शाब्दिक अर्थ मिलेगा नदी के पास की जमीन। लेकिन देश की राजनीति में रिवर फ्रंट के मायने डिक्शनरी वाली परिभाषा से कहीं गहरे हैं। सरकारें नदी के पास की जमीन पर पार्क फव्वारे लगाकर रिवर फ्रंट बनाती हैं और उसे विकास के इश्तिहार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रिवर फ्रंट वाला विकास जीतने या हराने के लिए काम में लिया जाता है। हमने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का जिक्र चुनावी भाषणों में खूब सुना, अपनी आंखों से देखा भी। बढ़िया काम है। उसी पैटर्न पर लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पर रिवर फ्रंट तैयार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट। गोमती रिवर फ्रंट के ड्रीम से जोड़कर अखिलेश यादव पिताजी की तस्वीर वाला किस्सा सुनाते हैं। किस्सा ये कि मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने अखिलेश यादव को एक फोटो दी, मुलायम सिंह की फोटो। वो लंदन के मशहूर हाइड पार्क में बेंच पर बैठे थे और तस्वीर पर चीफ सेक्रेटरी ने नोट लिख कर दिया, क्या ऐसा पार्क हमारे यहाँ बन सकता है। और यहीं से अखिलेश यादव का नदी के किनारे सुंदर पार्क बनाने वाला ड्रीम निकलता है। तो अखिलेश यादव ने गोमती नदी का रिवर फ्रंट बनाया और उनके बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ इसे भ्रष्टाचार की निशानी मानते हैं। पिछले चुनाव में भी गोमती रिवर फ्रंट में करप्शन का मुद्दा रहा। योगी के सीएम बनने के बाद 4 साल पहले जांच शुरू भी हुई, लेकिन अब तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब चुनाव से पहले गोमती रिवर फ्रंट का कथित घोटाला एक बार फिर खबरों में आ गया। सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट के मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। कुल 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। इसमें 16 पब्लिक सर्वेंट हैं और 173 अन्य लोग। पब्लिक सर्वेंट में 3 पूर्व चीफ इंजीनियर और 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स का नाम है। इनके ठिकानों पर आज छापेमारी भी हुई। सोमवार की सुबह सीबीआई ने 42 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें से 40 यूपी में है, 1 राजस्थान और 1 कोलकाता में। यूपी में लखनऊ, आगरा, नोएडा और गोरखपुर जैसे कई शहरों में आज सीबीआई की छापेमारी चलती रही। छापेमारी कुछ राजनेताओं के ठिकानों तक भी पहुंची। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर पर छापा पड़ा। राकेश सिंह बघेल संत कबीर नगर जिले की मेहंदावल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उनके भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी रिवर प्रोजेक्ट में शामिल थी, जिसकी वजह से बात विधायक तक पहुंची। आगरा में भी बीजेपी नेता नितिन गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा। नितिन गुप्ता समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, अब बीजेपी में हैं। इसी तरह बुलंदशहर में कांग्रेस के नेता राकेश भाटी के घर छापा पड़ा। राकेश भाटी यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। बतौर कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी ने रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट में काम किया था। इसके अलावा म्यूजिकल फाउंडेशन सप्लाई करने वाली फ्रांस की कंपनी एक्वाटिक शो इंटरनेशनल को भी आरोपी बनाया गया है। यूपी सरकार और फ्रांस की कंपनी के बीच करीब 56 लाख यूरो, आज के बाजार भाव से कहें तो तकरीबन 50 करोड़ का करार साइन हुआ था। इसमें कंपनी को म्यूजिकल फाउंटेन वाटर शो की सप्लाई और डिजाइन करना था। इसमें भी गड़बड़ी मिलने के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो अखिलेश यादव जिस रिवर फ्रंट को अपनी उपलब्धियों में गिनाते थे, वो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में हुई। इसके तहत लखनऊ में गोमती बराज से मार्टिनियर स्कूल तक करीब 12 किलोमीटर के एरिया में गोमती नदी के किनारों पर सौंदर्यीकरण की योजना थी। इसमें कई सारे पार्क बनाए गए, बच्चों के लिए खेल का मैदान, नावों के लिए नौकायन घाट, म्यूजिकल फाउंटेन यानी रंगीन लाइट्स वाले फव्वारे भी। ये काम उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के तहत करवाए गए। जब रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ तब सिंचाई मंत्री अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव थे, लेकिन 2016 में परिवार में अनबन के बाद शिवपाल यादव का इस्तीफा हो गया और सिंचाई विभाग खुद अखिलेश यादव ने अपने पास रख लिया। प्रोजेक्ट मार्च 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन चुनाव को देखते हुए अखिलेश सरकार ने जल्दबाजी करी और जितना काम हुआ उसके साथ ही नवंबर 2016 में रिवर फ्रंट का अखिलेश यादव ने फीता काट दिया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 1513 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन पूरा बनने पर 1437 करोड़ खर्च हुए। फिर आया विधानसभा का चुनाव। प्रचार में अखिलेश यादव रिवर फ्रंट का क्रेडिट ले रहे थे और बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। चुनाव के नतीजों में रिवर फ्रंट का विकास हार गया, बीजेपी की जीत हुई। 19 मार्च 2017 को सीएम योगी ने शपथ ली और 8 दिन बाद अपने अधिकारियों को लेकर सीएम योगी रिवर फ्रंट पहुंच गए। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि 60% से कम ही काम पूरा हुआ, लेकिन बजट 95% तक खर्च कर दिया गया। सरकार ने तब इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई। मई 2017 में कमेटी ने रिपोर्ट दी और इसमें लिखा कि प्रथम दृष्टया प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मिलती है, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 19 जून 2017 को यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया। जुलाई 2017 में यूपी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी और 24 नवंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को सीबीआई को भेजा और फिर हफ्ते भर बाद 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। 3 साल बाद नवंबर 2020 में सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे
रूप सिंह यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 8 महीने बाद अब सीबीआई ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। इसके मुताबिक 1437 करोड़ रुपए के काम में से 1350 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए। कुल 37 टेंडर, इनमें से 3 टेंडर्स में गड़बड़ी मानकर सीबीआई ने जांच शुरू की है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक 30 टेंडर्स में से सिर्फ 5 को नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय अखबारों में छपवाया गया, बाकी के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए। किसी भी सरकारी काम के लिए अखबारों में टेंडर निकालना जरूरी होता है ताकि सार्वजनिक रूप से कोई भी बोली में हिस्सा ले सके और सरकार का कम से कम खर्च हो। लेकिन सीबीआई के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। कई मामलों में यह भी सामने आया कि टेंडर पर बोली तो कई कंपनियों ने लगाई, लेकिन सारी कंपनियों का मालिक एक ही निकला। इन्हीं जानकारियों के आधार पर सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया है और लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके यहाँ आज सीबीआई की रेड हुई। अब इस जांच का दूसरा हिस्सा पहुंचता है सियासत की तरफ। सीबीआई की छापेमारी पर पक्ष विपक्ष वाली राजनीति शुरू हो गई। पहले विपक्ष के आरोप सुनते हैं। सीबीआई क्यों नहीं मंदिर वाले पे जांच करती है? सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? मर्द अगर है बीजेपी के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला निकाल दें, 68,500 का करा दें। बादा में कृषि विभाग में 13 में 11 ठाकुर का हुआ, उसकी सीबीआई जांच करा दें। ये खाली डरवा के वोट लेने के लिए। अरे डरे जिसको डरवाओ। हम तो कहते हैं संविधान में व्यवस्था है, करा दो नार्को टेस्ट। जितने भी मिनिस्टर वर्तमान पूर्व हैं, भूत परेत जितना है, सीएम हैं, सबका करा दो। हमारा पहले कराओ नार्को टेस्ट। दूसरी तरफ बीजेपी उस मोड में आ गई कि सीबीआई तो अपने हिसाब से काम करती है, सरकार का क्या लेना देना। ये बातें कही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। क्या जो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मगर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया है? क्योंकि पहले भी जब कार्रवाई हुई, जांच बैठाई गई, लेकिन इसको टाइमिंग को लेकर के क्यों सवाल उठ रहा है? ये तो सीबीआई से पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो करके दे दिया था। मगर सीबीआई के अपने होते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हमने तो बार बार कहा कि भाई सीबीआई जल्दी करे, हर मीटिंग में कहा सीबीआई को आप जल्दी करा करें। भाई सीबीआई क्यों कर रही है, उसका जवाब तो सीबीआई देगी। चुनाव से पहले विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई वाली जांचों की पॉलिटिकल वैल्यू हम सब जानते हैं। गोमती रिवर फ्रंट का केस दर्ज हुए लगभग 4 साल होने को हैं। जांच और कार्रवाई के नाम पर अभी तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव से चंद महीने पहले केस की जांच में तेजी दिखती है। जाहिर है सपा के खिलाफ बीजेपी इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। बड़ी खबर में अब बात मोहन भागवत के उस बयान की जो लगातार दूसरे दिन चर्चा में है। वो गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और गोहत्या के नाम पर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह इतिहास बिल्कुल ठीक बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे ऊंचे पद पर बैठे शख्स ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। जब देश में मुसलमानों के खिलाफ कड़वाहट सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस बयान का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भागवत ने यह बयान उत्तर प्रदेश में दिया। वहां चुनाव लड़ने जा रही बसपा की प्रमुख मायावती ने कह दिया कि भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है, उनका बयान किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगा। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है,
वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में सवाल किया कि क्या भागवत यही सीख विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी देंगे। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। ट्विटर पर उन्होंने 3 ट्वीट्स के एक सिलसिले में कहा कि जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर और अलीमुद्दीन की मुस्लिम पहचान ही उनकी हत्या की वजह बनी। इनके अपराधियों को हिंदुत्ववादी सरकार का संरक्षण हासिल है। ओवैसी ने याद दिलाया कि लिंचिंग मामले में दोषी लोगों को मोदी सरकार के मंत्री माला पहना देते हैं, अखलाक मामले में आरोपी के शव को तिरंगे में लपेटा जाता है और आसिफ के हत्यारों के समर्थन में महापंचायत होती है। इन 3 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं को एक तरफ रख दें, तब भी ये सवाल कई लोगों के मन में बना रहेगा कि आखिर भागवत ने ऐसा क्यों कहा और उनकी बात में वाकई कितना दम और ईमानदारी है। क्योंकि जिस दिन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की किताब द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव के विमोचन पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए शायरी पढ़ रहे थे, उसी दिन हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता और करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल सिंह अमू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए हदें पार कर रहे थे। कानून बहुत सख्त है हरियाणा का, क्योंकि कानून केवल हमारे लिए है। ये गाय काटेंगे कोई बात नहीं, ये लोग जिहाद करेंगे कोई बात नहीं, ये निकिता तोमर की हत्या करेंगे कोई बात नहीं, कैसे कोई बात बिल्कुल का ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं, ठोकोगे कि नहीं। एक नेताजी का फोन आया, थोड़ा गुस्सा कम करना, क्यों वही मैं इतना हूं क्या, तुम्हारी शिकायत ऊपर से जा रही है, अरे क्या करोगे। सोना की संचार समिति का प्रधान 27 साल से, मुझे पता ही नहीं रहा। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब बाबर हिमालय पैदा होंगे, हम 100 करोड़ हैं। 5 जून को देश के कई अखबारों में मोहन भागवत और सूरजपाल सिंह अमू का बयान अगल बगल छपा। खबरों की दुनिया में एक जुमला खूब चलता है, बैड ऑप्टिक्स। जिन्हें इसका मतलब नहीं पता वो इसे ऐसे समझें कि एक ही दिन आए भागवत और अमू के बयान बैड ऑप्टिक्स का एक क्लासिकल उदाहरण बन सकते हैं। भागवत अगर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहते हैं तो अमू उनका काम खराब कर रहे हैं। अगर अमू हिंदुओं से इतिहास बनवाना चाहते हैं तो भागवत उनका काम खराब कर रहे हैं। दोनों मामलों में खराब संदेश जा रहा है। चाहे तो इन दोनों बयानों को अंग्रेजी शब्द ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण भी मान सकते हैं, माने परस्पर विरोध। जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर मैसेज है क्या। भागवत और अमू के बयान को एक साथ देखने के खिलाफ कुतर्क करने वाले ये भूल जाते हैं कि अमू और भागवत के संगठनों के नाम भले अलग हों, लेकिन उनके बीच चोली दामन का रिश्ता है। भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हैं और अमू की पार्टी भाजपा उसी भारतीय जनसंघ का आधुनिक संस्करण है जिसकी स्थापना संघ परिवार के पॉलिटिकल आर्म के रूप में हुई। भाजपा की राजनीति में संघ के दखल का विस्तार अलग से निबंध का विषय हो सकता है। फिर संघ परिवार का ही एक और हिस्सा है विश्व हिंदू परिषद। इसकी युवा इकाई है बजरंग दल। इसके सदस्य क्या सोचते हैं, किस तरह के कामों में संलिप्त रहते हैं, किसी से छिपा नहीं। 1 जुलाई के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि अलीगढ़ के एक मंदिर के बाहर लगी दानदाता की पट्टी को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उस पर एक मुसलमान का नाम लिखा था, और तब इस घटिया कृत्य के समर्थन में इलाके के भाजपा और बजरंग दल नेता कूद पड़े थे। बजरंग दल की तरफ से आई प्रतिक्रिया हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। प्याऊ लगा हुआ था, किसने दान किया था पहले वो नहीं लिखा था, और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पे मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं इस तरीके से, वो धीरे धीरे हमारे मंदिरों पर घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से ब्याह मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाएं तो सही, अपने उस पर मस्जिद पर लगवाएं। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ, मैं 20,000 दूंगा। अगर झंडी लगवाएं मस्जिद पे, तो अगर मैं भगवा कलर लगवाएं झंडी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो।
और नहीं तो इस तरह की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी एक्टिविटीज़। संघ परिवार का एक और हिस्सा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। प्रज्ञा ठाकुर के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इसी संगठन से हुई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में वो एक आरोपी हैं और उन पर वही धाराएं लगी हैं जो आतंकवादी वारदातों में शामिल लोगों पर लगती हैं। ये बात और है कि फिर भी वो भाजपा के टिकट पर भोपाल से चुनाव जीत गई। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के समर्थन में उनके बयान यदा कदा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं और ऐसे ही एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था वो कभी प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन प्रज्ञा ने अपने तौर तरीके नहीं बदले। 25 जून को उन्होंने फिर एक बार दोहराया कि वो 26/11 को मुंबई में हुए हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती। करकरे ने जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहाँ के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। प्रज्ञा ठाकुर शायद भूल गई थी कि इस कृतज्ञ राष्ट्र ने ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत करकरे को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा था। ये शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इससे सम्मानित व्यक्ति के नाम को कभी अधूरा नहीं पुकारा जाता, साथ में पदवी लगाकर बताई जाती है। वो जब जब धर्म युद्ध की बात करती हैं उनका इशारा किस तरफ होता है सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस में वो अपनी भूमिका खुले रूप से स्वीकार करती आई हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते कभी संघ परिवार ने उनसे किनारा करने की मंशा नहीं दिखाई। अगर सूरजपाल सिंह अमू या प्रज्ञा ठाकुर की बातों को सरसंघ चालक की बातों के आगे गौड़ बताया जाए तो हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण है, जो खुद एक प्रचारक रह चुके हैं। 6 अगस्त 2016 को उन्होंने ये बयान दिया था। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। इसके बाद 29 जून 2017 को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा और गौभक्ति के नाम पर हत्यारों को महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ बताया और ठीक इसी दिन झारखंड के रामगढ़ जिले में असगर अंसारी को भीड़ ने पीटकर मार डाला, वैन में आग लगा दी। आरोप की अंसारी ने गौहत्या की। तब साबरमती में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और अंसारी की लिंचिंग का वीडियो नत्थी होकर वायरल हुए थे। इसी साल 16 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर कथित गौरक्षा में शामिल असामाजिक तत्वों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि राज्यों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद आता है 26 जून 2019 का दिन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना से उन्हें दुख पहुंचा, लेकिन ये सारे बयान ही रह गए। गौरक्षा को लेकर ना तो आक्रामकता कम हुई और ना ही सरकार ने लिंचिंग के मामलों में न्याय करने की कोई जल्दी दिखाई। एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं जिसके आधार पर हम ये उम्मीद कर सकें कि अब मॉब लिंचिंग के मामलों में कमी आएगी। हालत यह है कि हेट क्राइम होते ही एजेंसियां किसी तरह इस बात को झुठलाने में लग जाती हैं कि अपराध की वजह नफरत नहीं कुछ और थी। भागवत कहते हैं कि अगर कोई हिंदू ये कहे कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी आसानी से किसी मुसलमान को पाकिस्तानी या जिहादी कह दिया जाता है किसी से छिपा नहीं। तब न समाज की तरफ से इसकी आलोचना होती है न सरकार हरकत में आती है। अमू के जिस बयान में इतिहास बनने और बनाने की बात है उसकी इस लाइन पर गौर करिए। अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं और ये पाकिस्तानियों को हम यहाँ के घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे। इनको इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास करो। भागवत कहते हैं कि मुसलमानों को डर के साए में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हमारे सामने आ जाते हैं राम भक्त गोपाल और कपिल गुज्जर जैसे उदाहरण। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान राम भक्त गोपाल ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हो रहे प्रदर्शन पर गोली चलाई थी जो एक छात्र के हाथ में लगी थी। गोपाल तमंचा लहराते हुए चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस पास खड़े तमाशा देखती रही और गोली चलने के बाद जाकर उसे दबोचा। बाद में सामने आया कि गोपाल नाबालिग है तो समाचार संस्थानों ने तस्वीर को धुंधला किया, पहचान छिपाई। लेकिन ये गोपाल अब बालिग होने के बाद क्या गुल खिला रहा है, देखिए और सुनिए। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तुम उनकी को उठा के ले जा सकते हैं। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाला से हिमात से आजादी तो दिलाओ।
कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। गोपाल पूरी बेशर्मी से जामिया में चलाई गोली का जिक्र कर रहा है और तालियां बज रही हैं। वैसा ही दोबारा करने की धमकी दे रहा है। इसी तरह शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन स्थल के पास फरवरी 2020 में गोली दागने वाले कपिल गुज्जर को दिसंबर 2020 में भाजपा में शामिल कर लिया गया। आलोचना हुई तो पार्टी ने फैसला वापस लिया। इसलिए यह सवाल बार बार किया जाएगा कि जितनी अच्छी बात मोहन भागवत ने की, क्या उतनी अच्छी नीयत से संघ परिवार के तमाम अनुषांगिक संगठन अमल करेंगे, या फिर संघ से अपनी वैचारिक खुराक पाने वाली भाजपा की सरकारें सख्ती से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करेंगी, या किसी फौरी राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को भी पहले के कई बयानों की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा। एक और सवाल है कि भागवत सौहार्द के अपने संदेश के लिए अपने समर्थकों से कितना सहयोग पाएंगे। याद करिए किस तरह जब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कथित गौरक्षकों की आलोचना की थी तो उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था और ये ट्रोल्स खुद को गौरक्षक ही बताते थे। सर, हमारा प्रश्न यही है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान के बाद कई हलकों से उसकी आलोचना ये कहकर हो रही है कि सरसंघ चालक ने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन उनकी ये जो कथनी है वो संघ परिवार के जो संगठन है अलग अलग, उनकी करनी में दिखती नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी संघ के संगठन जिनको आप कहते हैं वो सब स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन हैं। संघ प्रमुख इस पूरे विचार परिवार के प्रमुख हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो बाकी सब संगठन भी और पूरा समाज भी, आज समाज का एक बड़ा वर्ग भी उनकी बात को बहुत महत्व देता है, उनकी बात को पूरा करने का प्रयास करता है। और संघ के जो बहुत सारे संगठन हैं वो इन सब बातों को जानते हैं ऑलरेडी, और उनके कार्य व्यवहार में भी ये सब है। परंतु कहीं थोड़ा बहुत कुछ फ्रिंज एलिमेंट रहता है, वो सब जगह रहता है। कहीं फ्रिंज थोड़ा कम रहता है, कहीं थोड़ा ज्यादा। हमारे यहाँ बहुत कम है। कभी कभी ऐसी भूल चूक या भावावेश में कुछ हो जाता है तो उसको रूल नहीं मानना चाहिए, उसे एक्सेप्शन ही मानना चाहिए। ठीक बात है। मतलब दरअसल ये सवाल इसलिए बात पूछा गया सरसंघ चालक की बात के बाद, क्योंकि ये अब ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि किस तरह भाजपा के जो राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें संघ की क्या भूमिका रहती है। वो काफी एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं अलग अलग लेवल पे, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो प्रांतीय स्तर हो। और संघ की और भाजपा की सरकारें भी चल रही हैं, केंद्र में भी चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में भी चल रही हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर 2018 से लगातार कोर्स करेक्शन की तरफ सरसंघ चालक की बातें हैं तो फिर वो जमीन पर वो दिख क्यों नहीं रहा है। वो चाहे वो लिंचिंग की चीजें हों, चाहे वो जो हेट क्राइम्स भारत में होते हैं उनको लेकर हो, भाजपा सरकारें उतनी सख्त क्यों नहीं हो पाती हैं जब उतने टॉप से इस तरह का विचार प्रवाह जो आप कह रहे हैं उसमें ये गाइडेंस है। ऐसा है, यदि आपने कल का भाषण सुना हो जी, तो उस भाषण में उन्होंने एक बात ये भी बहुत जोर देकर के कही है, एम्फेसाइज की है कि राजनीति जो है वो जोड़ने का काम नहीं कर सकती। जोड़ने का काम समाज को ही करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जोड़ने का काम और समाज का काम कर रहे हैं। मगर जो आप कह भी रहे हैं, मैंने जो पहले कहा कि कुछ फ्रिंज है, वो सब जगह ही हो सकता है। वो सब समुदायों में हो सकता है, सब राजनीतिक दलों में हो सकता है, वो समाज के सब आयामों में हो सकता है, वो सब जगह है। वो हमारे विचार परिवार में भी कहीं ना कहीं वो जो विविध संगठन है उनमें भी कहीं ना कहीं होगा। मैं मुझसे इनकार नहीं करता हूँ, परंतु मूल भाव जो है वो जोड़ने का है। हम समाज को जोड़कर ही इतना बड़ा संगठन बने हैं, या भाजपा जो सबसे ज्यादा दिखती है और जिसके विषय में आप सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, और मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, भाजपा के विषय में आपको जो पूछना है आप भाजपा से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परंतु तो भी ये सब मिलकर के मैं भी कुछ पिछले दिनों में कुछ डेटा वगैरह देख रहा था, जो भाजपा ने पिछले 5-7 साल में जिस प्रकार के काम किए हैं। अब बताइए, किसी एक स्थान पर अगर सड़क बन रही है, या कहीं जनधन के खाते खुल रहे हैं, या शौचालय बन रहे हैं, या सुजला सुफला जो भी वो स्कीम है जिसमें वो घर पे मीटर लगता है, उसमें कोई जाति, धर्म, मत, पंथ ये देखकर तो नहीं लग रहे ना। नहीं, बिल्कुल अप्लाई कर रहा है उसको मिल रहा है। वो तो मैं एग्री कर ही रहा हूँ। राजनीति इन
हिसाब से चलेगी, हमारा काम, संघ का काम राजनीति से बहुत अलग है, बहुत इतर है। हमारा समाज जागरण का काम है, हम उस काम को कर रहे हैं और धीरे धीरे जिन लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनमें से भी देखिए, कल जो वहां लोग बैठे हुए थे, जो उस हॉल में जो लोग थे, उसमें से अधिकतर मुसलमान थे और जो लेखक हैं वो उन्होंने अपने प्रभाव से मुस्लिम विद्वानों को वहां बुलाया था, उनके बीच में खड़े होकर के ये बात कही है, कहीं बंद दरवाजे में नहीं कही है। और अपने विचार परिवार में तो बहुत सारे लोग ये सब बातें, लगभग सब लोग ये बातें जानते हैं। जहां जहां व्यवहार में धीरे धीरे, देखिए व्यवहार व्यक्ति का बहुत धीरे धीरे बदलता है, होगा थोड़ा इफेक्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिकल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सबको समझ में आएगा और सब उसको अपने व्यवहार में लाएगा। तो सर, जो आप ये ट्रिकल डाउन कह रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन क्या साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों पे भी लागू होंगे जो कि फ्रिंज का हिस्सा नहीं है, वो विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रही हैं और अब वो बीजेपी में है, वो सांसद हैं और अभी 25 जून को उन्होंने कहा कि वो हेमंत भाजपा करकरे से को शहीद पूछेंगे नहीं ज्यादा मानते। अच्छा रहेगा, या वो सीधा स्वयं बता पाएंगे, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, आप सीधे उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। वो तो मतलब उनका सर्वसुलभ नाम है, मैंने ले लिया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो वो हार्डलाइन सर्वसुलभ है, फैक्शन वो है किसी संघ भी परिवार के बात लोगों का, क्या उनमें भी सुधार की जरूरत संघ टॉप लेवल पे महसूस है? मेरे को लगता है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हम ना करें, आप भी ना करें, मैं भी ना करूं, और मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा भी नहीं। मैंने एक पर्सपेक्टिव में एक बात रखी है, जिसके वो बात समझ, सरसंघ चालक जी ने भी रखी है, जिसको वो बात समझ में आ जाएगी वो उसको व्यवहार में धीरे धीरे लाने लगेगा। और मैंने कहा यह व्यवहार बदलते समय लगता है, स्वभाव तो कतई नहीं बदलता, व्यवहार बदलने में भी समय लगता है, धीरे धीरे व्यवहार बदलेगा सब। मोहन भागवत संघ का इतिहास लिखे जाते वक्त ऐसे सरसंघ चालकों में गिने जाएंगे जिन्होंने कोर्स करेक्शन की बहुत कोशिशें की, और ये बात सिर्फ 4 जुलाई वाले बयान को लेकर नहीं है। 2018 में भी भागवत ने दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवलकर की कुछ टिप्पणियों को लेकर ऐसे ही संकेत दिए थे। गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स के पुराने संस्करणों में मुसलमानों के लिए शत्रु शब्द का इस्तेमाल हुआ था। जब इस पर भागवत से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बंच ऑफ थॉट्स की बातें एक परिस्थिति और संदर्भ विशेष के आलोक में लिखी गई थी, शाश्वत नहीं रहती। गुरुजी के जो विचार शाश्वत हैं उन्हें श्री गुरुजी विजन एंड मिशन में पढ़ा जाए, जहां ऐसी बातों का जिक्र नहीं है। तो भागवत संघ की कोर फिलॉसफी के होते हुए भी एक किस्म के बदलाव का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये बदलाव जब तक सिर्फ बयानों में रहेंगे तब तक इन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होगा। अगर संघ परिवार वाकई अपने तौर तरीके बदलना चाहता है तो उसे याद रखना होगा कि द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, माने किसी सिद्धांत की पुष्टि असल अनुभव में आए बदलाव से ही हो सकती है, उसके बिना नहीं। बाकी अगर ये एक सिलसिले की शुरुआत हो तो बहुत अच्छी बात है देश के लिए भी। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।